अब जब प्रोफेसर डेनार्वो अंदर किसी से बात कर रहे होते हैं, वो बहुत ही सस्पिशियस सी बात होती है। तभी वहां पर एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वहां पर सीनियर या फिर फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर आर्थर आता है। और वो बाहर से सोचने लगता है कि यार मुझे प्रोफेसर को बताना है कि कल का क्या प्लान है, मुझे इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, उसे अंदर से आवाज आने लगती है, जैसे अंदर कोई दो लोग बात कर रहे हों। और अंदर वो लोग बात कर रहे थे कि अरे यार, मरे हुए लोग बात नहीं करते हैं, मैंने उसकी पहले ही देखभाल कर दी है। अंडरग्राउंड प्रिजन में वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन टीम चाहे कुछ भी कर ले, वो हम तक नहीं पहुंचेगी। ना मेरी आइडेंटिटी रिवील होगी, ना ही तुम्हारी होगी। और दूसरा इंसान कहता है तो सब्जुगेशन स्क्वाड की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और वो कहता है यार कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर जो आदमी पकड़ा गया है वो लोएस्ट ऑफ द लो नाइट्स में से एक है। उससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। अगर वो बोल भी देगा तब भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ना वो मुझे जानता है, ना वो तुम्हें जानता है, ना ही इस यूनिट के बारे में जानता है। और दूसरा इंसान कहता है कि ठीक है, तो मैं टाइम से सब कुछ भेज दूंगा, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। और बाहर से आर्थर खड़ा होकर सुन रहा था और उससे पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ तो सस्पिशियस हो रहा है, क्योंकि उनकी बातें धीरे धीरे और डार्क होती जा रही हैं। उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो पैनिक करने लग जाता है कि क्या मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, मैं उनकी बातें सुनूं या ना सुनूं, कहीं वो मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे। और फिर वो हुडेड फिगर कहता है कि मैंने सुना है कि हायर अप्स में से कोई यहाँ पर आएगा ताकि इस अकेडमी ब्रांच को रिकॉग्नाइज कर सके। और प्रोफेसर डेनार्वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, वो बस फॉर्मेलिटी है, हम वैसे भी मिलने ही वाले थे, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है और हम आपस में मिल भी लेंगे। वो हुडेड फिगर उससे पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और वो कहता है कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तुम्हारे स्टेटस के साथ ना ही मेरे स्टेटस के साथ, तो शांति रखो। और वो दूसरा हुडेड फिगर चैन की सांस लेता है कि चलो ठीक है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे पर नजर रख रही है। और प्रोफेसर डेनारो कहते हैं कि अच्छा डेन पर, हाँ मुझे उसके बारे में पता है। और डेन का नाम सुनते ही बाहर आर्थर पैनिक से भर जाता है कि यार ये डेन के साथ क्या करने वाले हैं। हालांकि वो डेन को पसंद नहीं करता है, लेकिन तब भी वो उसका दुश्मन नहीं है। वो हुडेड फिगर कहता है कि मैंने सुना था कि सब्जुगेशन मिशन में उसने कमाल का परफॉर्म किया था, और जहां तक मुझे पता है कि उसने सिंगल हैंडेडली ऑर्गेनाइजेशन का इस बार का प्लान फेल कर दिया। और वो कहता है कि अरे हाँ यार, वो सच में बहुत ही खतरनाक बच्चा है, ना जाने कैसा वो है। आखिरकार सॉग्रेस फैमिली ने उसे क्या खिला पिला कर बड़ा किया कि वो सब चीज में बढ़िया है। और दूसरा आदमी कहता है कि हायर अप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन डेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये बढ़िया होगा अगर तुम जल्दी से जल्दी उसे रिक्रूट कर लेते हो। और वो कहता है कि हाँ मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, क्योंकि उसे रिक्रूट करना कोई आसान बात नहीं है। और वो हुडेड फिगर कहता है कि बढ़िया बात है, हम उसका वेट कर रहे होंगे। और हाँ, मेरा रिकमेंडेशन लेटर मत भूलना, ठीक है। और वो कहता है कि जितनी मदद तुम हमारी कर रहे हो उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर तो एक छोटी सी चीज है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन भेज दूंगा एक मैजिक टावर के लिए, बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और वो उसे थैंक यू प्रोफेसर कहकर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी इसका एक स्टूडेंट था जिसे इसने रिक्रूट किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया था, जैसे कि वो आर्थर के साथ कर रहा है और डेन के साथ करना चाहता है। और प्रोफेसर डेनार्वो इस टाइम पर मन में ये सोच रहे होते कि ये ऐसे घटिया टाइम पर भी मुझसे फेवर्स मांग रहा है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए इसे। और वहीं दूसरी तरफ आर्थर को पता चल जाता है कि बातचीत खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो वहां से भागता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़ी खबर मिली थी। उसने डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन अब वहां से सेफली निकलना जरूरी था। और अब वो सोचता मुझे जल्दी से जल्दी डेन से मिलना होगा। और डॉर्मेटोरी के पास, मतलब हॉस्टल के पास एक पार्क होता है जहां पर वो डेन से मिलता है और उसे सारी की सारी बातें बताता है। और स्पेसिफिकली ये बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारी तरफ पॉइंटेड था। उसके बाद डेन उसे वो सारी डिटेल्स बताता है जो कि उसे पता था। और फिर वो कहता है कि क्या मैंने सही सुना, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे पूरे कॉन्टिनेंट को केओस में डालना चाहती है, और उसकी एक ब्रांच हमारी एकेडमी में है, और प्रोफेसर डेनार्वो उसके एक मेंबर हैं। और डेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। और उसके बाद डेन अपने मन में सोचता है कि यार प्रोफेसर डेनार्वो शायद काफी ज्यादा जल्दी में थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसे एक्सपोज कर दिया है। और अब डेन को भी आर्थर की चिंता होने लगी थी, इसलिए उससे पूछता है क्या तुम ठीक रहोगे अगर प्रोफेसर को ये पता चल गया कि तुमने उन्हें छोड़ दिया है, धोखा दिया है, तो वो शायद तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। और आर्थर कहता है कि बहुत हो चुका है, मेरी तुमसे भी दुश्मनी या बहस इसी वजह से हुई थी
क्योंकि प्रोफेसर डेनार्वो अपने मतलब के लिए मुझे यूज कर रहे थे। वो एक मैजिक टावर के रिकमेंडेशन के लिए मुझे गुलाम की तरह वहां पर रख रहे थे। अब हो चुका है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आर्थर कहता है कि मुझे पता है कि मेरी सिचुएशन, मेरी जिंदगी भी मैटर करती है, लेकिन ये सिचुएशन हम सब में से किसी भी एक इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं एक मैजिक टावर का रिकमेंडेशन लेटर लेकर भी क्या ही करूंगा अगर पूरा पूरा एम्पायर केओस में चला जाएगा तो। और उसके बाद आर्थर बहुत ही रिलक्टेंटली, थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर ये एडमिट करता है कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम ही हो। और डेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, क्योंकि तुमने एक प्रोफेसर को फॉलो किया, अपने टीचर को फॉलो किया, वो भी बिना किसी डाउट को, लेकिन अब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हो चुका है जो कि हमारे एम्पायर को ही खतरे में डाल सकता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शौक होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर के भी बारे में है। और आर्थर कहता है कि हाँ। उसके बाद वो कहता है कि आखिरकार तुम आगे क्या करोगे, और वो डेन से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और डेन मनी मैन सोचता है कि आर्थर डेनार्वो को क्लोजली असिस्ट करता है, तो अगर इसे मैं रिक्रूट कर लेता हूं तो इन्फॉर्मेशन निकालना आसान होगा, प्लस इसकी जिंदगी भी सेफ हो जाएगी। और डेन उसे रिएश्योर करता है कि प्रोफेसर डेनार्वो एक रिनाउंड मेज हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत आगे तक जाता है, लेकिन वो चाहे कितने भी बढ़िया मेज हो जाएं, उनका इन्फ्लुएंस एक प्रिंस से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अगर तुम इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने मेरी हेल्प करते हो तो तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। और प्रोफेसर की तरह थर्ड प्रिंस तुम्हारे साथ ड्रामे नहीं करेंगे, तुम्हें बार बार ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है। तुम इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करो, तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर मैं लेकर आऊंगा। तुमने इतने सालों तक प्रोफेसर पर यकीन किया है, एक बार मुझ पर करके देखो। आर्थर कुछ देर के लिए सोचता है, उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मुझे बताओ कि क्या करना है। उसके बाद 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रोफेसर डेनार्वो उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों आए हो। और आर्थर कहता है कि एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हो गई थी। और वो कहता है तू बेवकूफ है क्या, मैंने तुझे इतने चांस दिए, इतने मौके दिए हैं, लेकिन तू हर बार गड़बड़ कर देता है। और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तो मेरी लैब में चलो अभी के अभी। और डेन भी इन दोनों को देख रहा होता है, जहां पर वो सोचता है कि मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं खुद प्रोफेसर डेनार्वो के पीछे जाऊंगा, जासूसी करूंगा, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी उसके हिसाब से अर्नेस्ट कुछ प्लान बनाएगा और सबूत इकट्ठा करेगा। लेकिन अब जब यहाँ पर आर्थर आ चुका है तो सारी चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि वो उनके इतने पास जा सकता है जितना कोई नहीं जा सकता। वो ऐसी बातें पता कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। और डेन वहां से जाते वक्त स्माइल करता और कहता है कि डेनार्वो तू अपनी कबर खुद ही खोदेगा। इसके बाद भी प्रोफेसर डेनार्वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन तुम तो एक डिसअपॉइंटमेंट निकले। अब आर्थर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। वो कहते कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, और वो कहता कि सॉरी, मैंने तुम्हें इतने चांस दिए हैं, तुम्हें कम से कम सब्जुगेशन मिशन में नंबर 1 पर आना चाहिए था, तुम कितने बढ़िया होते थे, लेकिन अब देखो अपने आप को, तुम एक लूजर हो गए हो। और आर्थर बहुत ही रिलक्टेंटली कहता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर। वो मनी मन सोच रहा होता है कि बुढ़े तू अपने लक को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, अगर मैं स्टूडेंट ना होता तो। और उसके बाद भी प्रोफेसर डेनार्वो से पुश करते रहते और कहते हैं क्या तुम सॉरी हो, तुम्हें समझ में आता है कि तुम क्या कर रहे हो, कितनी बार मैंने तुम्हें मौका दिया है, अगर तुम सिर्फ एक काम ढंग से कर लेते तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता। और आर्थर के मन में चल रहा था कि बुढ़े तूने यही लाइन मुझे कम से कम 1000 बार चिपकाई है और अपना काम निकलवाया है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि चलो छोड़ो, मेरे पास एक और चीज है, तुम्हारे लिए एक आखिरी चांस। और ये सुनकर आर्थर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद सीधा सीन कट होता है जहां पर आर्थर भागते हुए जा रहा था, जहां पर अब हमें बताया जाता है कि असली चीज क्या चल रही थी। वो कहता है कि तुम्हें बस कुछ सिंपल सा करना है, मैं तुम्हें एक जगह पर भेजूंगा, वहां पर जाना और एक आइटम को रिसीव करना है। और अब आर्थर वहां पर भागते हुए जा रहा था, क्योंकि उसने ये स्पेसिफिकली बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और मैं इसे तुम्हें इंट्रस्ट कर रहा हूं कि तुम ही ये कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम पर सबसे ज्यादा यकीन करता हूं। और अब आर्थर फुल स्पीड से भागते हुए जा रहा था, और तो और प्रोफेसर डेनार्वो ने ये भी कहा था कि तुम इतनी आसान चीज को तो मैसअप नहीं करोगे। और वो कहता कि बिल्कुल नहीं प्रोफेसर, मैं पूरे जी जान लगाकर ये काम करूंगा। अब वो भागते हुए जाता है, क्योंकि शायद यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो डेन को चाहिए थी, और अगर वो इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिलीवर करता है तो प्रोफेसर जो इतने टाइम से उसे परेशान करते आ रहा था वो जेल जा सकता है, और तो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसे एक रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा, और तो और इस एकेडमी का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी डेन सोग्रेस उसका दोस्त बन जाएगा, और उसे रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा सीधा प्रिंस की तरफ से। तो एक चीज और उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगी।
और उसके बाद आर्थर मिलता है डेन से और वहां पर उसे बताता है कि मुझे एकेडमी के सप्लाई रूट की तरफ जाना है, वहां पर एक हफ्ते में मुझे एक आदमी मिलेगा, वहां पर एक दरवाजा खुला हुआ मिलेगा और वहां पर एक आदमी मुझे एक पैकेज देगा और कुछ नहीं, मुझे वो बस लेकर आ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें एंट्रस्ट कर रहा हूं, क्योंकि एकेडमी में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इतना ताकतवर है, इतना इन्फ्लुएंशियल है और ऐसा इंसान जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। अब आर्थर डेन से पूछता है क्या ये वही इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए थी, और डेन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है और इसे इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। और उसके बाद डेन उससे पूछता है कि आज से पहले ही प्रोफेसर ने तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए कहा है, और आर्थर कहता है कि नहीं, ये पहली बार है जब उन्होंने मुझे ऐसा कुछ करने को कहा है। और इसके बाद डेन उसे वार्न करता है कि ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर ये सारी चीज तुम पर ब्लेम करने की सोच रहा है, अगर कुछ भी गलत होता है तो। और आर्थर कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी गई तो ये चीज हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगी, हम प्रोफेसर को दोबारा कभी एक्सपोज कर ही नहीं पाएंगे। और डेन को भी ये बात समझ में आती है और वो कहता है कि हाँ, हम ऐसे मौके को जाने नहीं दे सकते। और उसके बाद डीन कहता है क्यों ना हम वहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे प्रोफेसर डिनार्वो को वहां पर आना ही पड़े और उसके बाद वहां से उनके जाने का रास्ता रोक दे। फिर वो सोचने लगता है कि यार क्या रास्ता हो सकता है, और आर्थर कहता है कि ये काम मैं कर लूंगा। डेन उससे पूछते हैं आर यू श्योर कि तुम ये कर सकते हो, और आर्थर कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प पर रिलाय नहीं करने वाला हूँ, कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा जिससे प्रोफेसर डिनार्वो को वहां पर आना ही पड़े। और डेन कहता है कि ठीक है, कुछ टाइम बाद मिलते हैं, तब तक मैं भी कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करता हूं। और आर्थर के मन में चल रहा था कि शायद ये उससे भी ज्यादा स्मूथली जाएगा जितना मैंने सोचा था। और उसके बाद डेन कहता है कि हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। अब एक हफ्ता हो जाता है और एकेडमी के सप्लाई रूट पर आर्थर जाता, और वहां पर प्रोफेसर ने उसे बताया था कि वहां पर पैसेज रूट पे जाने के बाद नॉर्थ में तुम्हें एक इंक मिलेगा, सैंकफायर इंक, जो कि कैपिटल के आउटस्कर्ट्स में है। वहां की फार लेफ्ट कॉर्नर पर जाकर बैठ जाना और उसके बाद वहां पर एक आदमी आएगा और तुम्हें एक पैकेज देगा जो तुम्हें लेकर आना है। अब आर्थर ढूंढते ढांढते वहां पर पहुंच जाता है और प्रोफेसर ने उसे स्क्रॉल भी दिया जो कि इमरजेंसी के टाइम में उसके कोऑर्डिनेट्स वहां पर पहुंचा देगा। और आर्थर सोचता है कि आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अब आर्थर वहां पर जाता है, देखता है बार में और उस टेबल पर बैठ जाता है। और डेन ने भी उसे एक बॉक्स दिया है जिसमें पॉइजन नीडल्स थी, और अब वो वहां पर बैठा था और डेन ने उसे बताया था कि हिज हाइनेस भी देख रहे होंगे। अब इसके बाद उस बार में एक आदमी आता है, वो यहाँ वहां देखता है, उसके बाद वो आर्थर की तरफ देखता है और सोचता है ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर। अब उसके सामने वो बैग पटकता है और उसके सामने ही बैठ जाता है। अब आर्थर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहते हैं कि ये, और सामने वाला इंसान कहता है कि ये वही पैकेज है जो तुम लेने के लिए आए हो, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊं तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकना और उसके बाद सीधा इसे डिलीवर कर देना बिना किसी डिले के। और आर्थर कहता है कि ठीक है, और वो उस बैग को बहुत ही हेजिडेंटली उठाता और सोचता है कि यार इसके अंदर है क्या। अब वो आदमी वहां से जाने लगता है और आर्थर सोचता है कि ये अभी से जा रहा है। और इस टाइम पर आर्थर सोच रहा था कि वो उस पैरालिसिस पॉइजन निडल को कैसे यूज करेगा, लेकिन फिर वो सोचता है यार ये तो यहाँ से जा रहा है, मैं क्या करूँ। वो मुड़कर वहां से जाने लगता है और वो आसपास देखता, कोई देख तो नहीं रहा है, और अचानक से उसकी तरफ कुछ फेंकता है, वो नीडल उसकी तरफ जाती है, लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सब लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ है, और आर्थर भी भागते उसके पास जाता है कि परफेक्ट। उसके पास जाकर कहता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, क्या तुम ठीक हो? उठो, जल्दी उठो प्लीज, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? और तभी वहां पर जो मैनेजर होता है वो भागते हुए आता है और कहता है कि क्या हुआ है। वो कहता है पता नहीं, अचानक से कोलैप्स हो गया है। और आर्थर इसी के साथ उस इनकीपर या फिर मैनेजर का ब्लेड निकालने की कोशिश करते, लेकिन उसे नोटिस कर लेते और कहते तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस चीप ट्रिक में फंस जाऊंगा? और आर्थर कहता है कि रुको, मैं एक एकेडमी स्टूडेंट हूं। और वहां पर जितने भी लोग थे वो सब के सब उसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, और वहां पर अपना अपना ब्लेड निकाल लेते हैं। और आर्थर को भी ये देखकर शौक होता है कि यार ये सब मेरे दुश्मन हैं। अब चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? और मैनेजर कहता है कि तू एक मक्खी है और तू इतना भिनभिनाएगा तो तुझे मारना तो पड़ेगा ही। तूने इतनी इंपॉर्टेंट डील में कबाड़ा किया है और इसकी सजा तेरी जान लेकर जाएगी। और आर्थर कहता है कि रुको, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक स्टूडेंट हूं। और आर्थर सोचता है कि यार बहुत, मैं भाग भी नहीं सकता, बहुत देर हो चुकी है। उस पैकेज को वहीं जमीन पर छोड़ता और जो प्रोफेसर डिनार्वो ने स्क्रॉल दिया था वो निकालता और फाड़ता है, जिससे उसके कोऑर्डिनेट सीधा प्रोफेसर डिनार्वो के पास चले जाते और कहता है कि अब आपकी यहां पर आने की बारी है। और वो सारे लोग देखकर कहते हैं ये एक सिग्नल स्क्रॉल है। और तभी वहां पर एक टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है और वहां पर प्रोफेसर डिनार्वो आ जाते हैं।
अब लोग उससे पूछने लग जाते हैं तुम कौन हो, और वो अपना नाम बताता कि मेरा नाम डिनार्वो है। और वो मैनेजर कहता कि तुम यहाँ पर अपने आप क्यों नहीं आए थे, तुमने इसे क्यों भेजा, और क्या ये जो केओस हुआ है ये भी तुमने करवाया था। और आर्थर मनी मन सोचता कि यार ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गया है। और डिनार्वो वहां पर खड़ा होकर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन सा केओस। और वो आसपास देखता है जो आदमी डिलीवर करने के लिए आया था वो बेहोश पड़ा है और सबके ब्लेड निकले हुए, और तो आर्थर के हाथ में वो पैकेज था उसके नीचे आग जला कर रखता है कि अगर पास आए तो मैं इसे जला दूंगा। और ये देखकर प्रोफेसर डिनार्वो गुस्से चिल्लाने लग जाते कि आर्थर अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुम क्या कर रहे हो। और आर्थर बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है कि दूर रहना वरना जला दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर। और उसके बाद प्रोफेसर डिनार्वो वहां पर चिल्लाने लग जाते कि मैंने तुझ पर दया दिखाकर तुझे एक काम दिया था और तू मुझे ये सिला दे रहा है। और वहां पर आर्थर चिल्लाता और कहता है कि दया, मेरी हंसी निकल जाएगी, तूने मुझे बस यूज किया और तेरा यही प्लान था कि तू मुझे यूज करके फेंक देगा, और अब मैं परेशान हो चुका हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। अब प्रोफेसर डिनार्वो भी मैजिक को चार्ज करने लगते हैं, लेकिन वो अचानक से उस बैग के पास दोबारा से आग लेकर आता और कहता है कि अगर कोई भी ट्रिक की तो इसे जला दूंगा। और तभी वो मैनेजर कहता है कि नहीं प्रोफेसर रुक जाओ, हम उस आइटम को डैमेज नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही अनोइंग सिचुएशन थी, और आर्थर के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़िया थी क्योंकि अब सब कुछ सेट हो चुका था और उसे हमने एक जाल में फंसा लिया था। अब इसके बाद यहां से डेन की बारी थी जहां पर वो एक्टिवेट करता है मैना बैरियर को। पूरे रेस्टोरेंट के अराउंड एक बहुत बड़ा ह्यूज ब्लू बैरियर एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से पूरे उस टैवरन में भूकंप सा आ जाता है। वो सब सोचते कि ये क्या हो रहा है, वो सब हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तब प्रोफेसर को याद आता है कि ये तो मैना इंटरफेरेंस शील्ड है। फिर वो सोचता है कि इसने ये अकेला तो नहीं किया होगा। और आर्थर इस चीज को सोचकर खुश हो रहा था कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, कोई भी कहीं नहीं भाग सकता। और ये देखकर अब वो प्रोफेसर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इतना मैसिव पावरफुल शील्ड ये अकेले नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पर ये अकेला नहीं है। तो यहाँ पर कौन आया होगा, क्या किसी और मैजिक टावर का लॉर्ड आया होगा या फिर इंपीरियल समनर कॉर्प। फिर वो सोचता कि अगर मैं ऐसे पकड़ा जाता हूं तो जो मैजिक टावर मैंने बनाया था इतनी मेहनत से वो कोलैप्स कर जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि उसे पकड़ो, किसी भी हालत में पकड़ो, हमें यहाँ से भागना होगा, वो भी जल्दी। अब वो सब के सब उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागते हैं, और आर्थर सोचता कि मैं यहाँ से अकेले तो नहीं जा सकता, अपने हाथ से कुछ निकालता, और तभी के तभी वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स अंदर एंटर करते हैं। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। और वहां पर आर्थर स्माइल करते हुए अनाउंस करता है कि ये सारे के सारे लोग इंपीरियल नाइट ऑर्डर हैं। उसके बाद वहां पर दरवाजा खुलता है और फोर्थ नाइट कमांडर अंदर आते हैं। उसके पीछे पीछे डेन भी वहां पर आता है और कमांडर चिल्लाता और कहता है कि सब के सब यहीं पर रुक जाओ, आज से अभी से तुम सब अंडर अरेस्ट हो। इंपीरियल फैमिली का ये ऑर्डर है कि कोई यहां से नहीं हिलेगा। और डेन स्माइल करते हुए सोचता है टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, और डिनार्वो की तरफ देखकर कहता है कि तुम खत्म हो चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब डिनार्वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार इन्हें कैसे पता चला कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, इन सब के पीछे मैं हूं, इन्हें कब पता चला। मैं ऐसी अपनी जिंदगी को मीनिंगलेसली बर्बाद होने नहीं दे सकता। लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। कमांडर दोबारा चिल्लाते, अपने हथियारों को नीचे फेंक दो, अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करते हो ना तुम मरोगे ना तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी वो हालत की जाएगी। उसके बाद उन सब को बांध कर वहां से ले जाया जाता है। और थर्ड प्रिंस कहता है कि हमें तो लगा था यहाँ पर सिर्फ जो पैकेज डिलीवर करने वाला होगा वो और प्रोफेसर डिनार्वो, हम उन्हें कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन हमने उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के 12 लोगों को कैप्चर कर लिया है। और ओडेन की तारीफ करते हैं कि फाइनली तुमने कर दिखाया, तुमने कहा था तुम करोगे और तुमने फिर से कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिखाया है। और जो पाउच था वो एक पॉकेट डायमेंशन था जहां से बहुत सारे स्क्रॉल्स, मैसेजेस, इंस्ट्रक्शन निकले जो कि सीधा प्रोफेसर डिनार्वो के पास जाने वाले थे, जिससे वो आगे और काम करने वाले थे, जो कि सारे के सारे प्लान को वो या तो रोक पाए हैं या फिर पोस्टपोन कर पाए हैं। और उसके बाद वो दोनों मिलकर वहां पर बात कर रहे होते हैं और थर्ड प्रिंस एडवर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि इसने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो इसे भी कोई ना कोई नाम मिलना चाहिए। और डेन कहता है कि एक मैजिक टावर की तरफ जा रहा है, इसे किसी ना किसी मैजिक टावर को ज्वाइन करना है, तो अगर आप ये कर सके तो इंपीरियल फैमिली की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर इसके लिए बहुत बढ़िया होगा।
और बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है। और वो कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्थर को एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलता है। अब जब उसका रिकमेंडेशन लेटर इंपीरियल फैमिली की तरफ से आया था तो कोई मैजिक टावर का हेड या फिर कोई रेनाउंड मेज उसको उससे बदला लेने की कोशिश भी करता है तो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई कितना भी ताकतवर हो वो इंपीरियल फैमिली से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। एक और बार ये एक मेजर इंसिडेंट था जिससे अकेडमी पूरी तरीके से हिल चुकी थी। उसके बाद सबको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जहां पर डीन सोग्रेस को, लाइला टर्मियन को, अर्नेस्ट डिलन, परसिला नायरल, यहां तक कि सब्जुकेशन मिशन और तो और इस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के लिए उनके पूरे पूरे ग्रुप को एक अवार्ड मिलता है। प्रोफेसर डिनार्वो के अरेस्ट के बाद, सब्जुकेशन ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद अब उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिली थी, तारीफ मिल रही थी। लोग बात कर रहे थे कि मैंने सुना है कि डेन ने अकेले ही 200 मॉन्स्टर को मार दिया था। और दूसरा इंसान कहता है कि अरे मैंने जहां तक सुना था उसने 500 मॉन्स्टर्स को मारा था। एक लड़की पूछती है क्या ये बहुत बड़ी बात है, और वो कहता है कि हाँ, एक मॉन्स्टर को मारना मुश्किल होता है, उसने 500 को मारा है। और तो और उन्होंने प्रोफेसर डिनार्वो को कैप्चर किया है जो कि एक स्पाई थे। और ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि ऐसा होगा ही। अगर एक टीचर ऐसे पकड़ा जाता है तो रूमर्स तो फैलेंगे ही। अब डेन और उसके ग्रुप को यहाँ से बहुत कुछ मिला था, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज को अनकवर कर लिया था जो कि उनकी लाइफ को, उनके एम्पायर को, उनके एम्बिशन को, उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया है। और अब डेन के मन में एक ही चीज आती है कि इससे पहले कि वो हमारी डेली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि मुझे एक जिंदगी गंवाने के बाद, रिबॉर्न होने के बाद मिली है, मुझे पहले ही तैयारी करनी होगी। अब डेन और उसके सारे दोस्त वहां से जा रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस और फोर्थ नाइट कमांडर दोनों इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद वो सोचते कि अरे जो हमने वो स्टिक इकट्ठा की थी वो कहां पर है। अब वो टर्मियन फोर्स में जाता है जहां पर वो उसे दोबारा से बड़ा ब्लैक स्मिथ मिलता है और वो बताता है कि इसके साथ जरूर छेड़छाड़ की गई थी और इस वेपन को इतना पावरफुल बनाया गया था खून से, इंसानी खून से। बाहर से ये बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जिससे इंसान के खून से पावर दी गई थी। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से रिएक्ट करता है, वो इंसान का खून। और डेन सोचते कि यार मुझे कभी नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। और वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि डेंजरस कहना इसे एक अंडरस्टेटमेंट होगी। ये कंटिन्यूअसली ह्यूमन ब्लड को अब्सॉर्ब करता है और उसके बाद बजर्क चला जाता है, जिसके भी हाथ में होती है, जो भी आसपास होता है, सब लोग पागल हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। वो डेन सोचने लग जाता है कि अगर इस मटेरियल को खून इतना ज्यादा पसंद है तो कोई भी नॉर्मल इंसान इसे एक तलवार बनाएगा, एक स्पीयर बनाएगा, जो कि डायरेक्टली कॉम्बैट में यूज होते हैं, लेकिन एक मैजिक स्टाफ क्यों बनाएगा। और ब्लैक स्मिथ बताता है कि मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में इसे एक स्टाफ इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस जो ऊपर ये क्रिस्टल है इसकी पावर को सिर्फ यही मटेरियल हैंडल कर सकता है, लेकिन इस मटेरियल को एक तलवार पर यूज नहीं किया जा सकता, एक स्पीयर पर यूज नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ एक मैजिक स्टाफ पर यूज किया जा सकता है और उसे इसी मटेरियल ने अब्सॉर्ब किया है। डेन उस स्टाफ को पकड़ता और कहता है कि अच्छा तो ये इतनी पावरफुल चीज है। डेन उसे कहता है कि ये फिर भी बहुत ही अनसेटलिंग चीज है और उसके बाद ब्लैक स्मिथ से पूछता है ये काफी वैल्यूएबल आइटम होगी, मतलब इस स्टोन को हटाने के बाद भी सिर्फ ये स्टिक ये भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। और वो कहता है कि हाँ, और ये चीज कभी कॉमन होनी भी नहीं चाहिए, ये जितनी ज्यादा रेयर होगी उतनी ही बढ़िया है। और डेन कहता है तो मिस्टर बल्बक मैं ये आपको देता हूँ। और वो कहता है क्या सच में? और वो कहता है कि हाँ, मैं स्टाफ का यूज करता भी नहीं हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अनसेटलिंग सी चीज है, लेकिन आपके लिए यूजफुल होगी। और बल्बक कहता है कि ठीक है, मैं इसे रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो तो जाते हैं डेन की स्वॉर्ड देखने के लिए, जो कि स्पेशली उसके लिए बनाई गई थी। ये उसके उस रूम में था जहां पर सारे के सारे मेटल्स रखे हुए थे। वहां पर जाने के बाद वो डेन को उनकी तलवार देता है और वो ग्लो कर रही थी। डेन उसे देखता है और कहता है कि ये बहुत ही कमाल की है, लेकिन ये ग्लो कर रही है, उसमें एक हल्का सा ब्लू ग्लो होता है। डेन कहता है कि आप इस ग्लो को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि रात में इससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और वो ब्लैक स्मिथ कहता है आखिरकार तुम किस तरह के बच्चे हो, सेटिस्फाई होने की जगह तुम और ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो। और डेन कहता है कि अरे वैसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि इसके अंदर अपने मैना को चैनल करने की कोशिश करो। अब डेन ऐसा ही करता है, वो उसमें मैना फ्लो करता है और करता ही रहता है। फिर वो सोचता है कि यार ये मैना के साथ रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं एक एंडलेस
पिट में अपने मैना को थ्रो कर रहा हूँ और वो कंटिन्यूसली उसे अब्जॉर्ब कर रहा है। और ब्लैकस्मिथ कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये तलवार तुम्हारे मैना को ढंग से अब्जॉर्ब कर रही है, तुम्हारा जो अजीब सा मैना है। और डेन कहता है कि मुझे आखिरकार ये कब तक करना होगा। और वो कहता है कि जब तक इसमें और ज्यादा मैना अब्जॉर्ब ना हो तब तक। और वो कहता है कि क्या? डेन उससे पूछता है कि क्या ये तलवार टूटेगी तो नहीं। और वो कहता है कि तुमने आर्केनियम को आखिरकार क्या समझा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। उसके बाद भी डेन उसमें मैना को पोर करता रहता है और वो और ज्यादा इंटेंसली ग्लो करता रहता है। अब डेन कहता है कि ये हो क्या रहा है। और ब्लैकस्मिथ उससे पूछता है कि तुम्हारा मैना एक यूनिक नेचर का है ना। और वो कहता है कि हाँ। और ब्लैकस्मिथ उसे समझाता है कि ये एक इकलौता वेपन है जो तुम्हारे मैना को ढंग से अब्जॉर्ब कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही वेपन है जो तुम अपनी पूरी जिंदगी यूज करोगे। और डेन कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, ये मेरे मैना को इतने अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये काफी स्ट्रांग है ना। और वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये स्ट्रांग है, ये आर्केनियम से बना हुआ है। और ये करने के बाद जब वो मैना अब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, डेन को लगता है कि इस टाइम पर मैं कुछ भी काट सकता हूँ। उसके बाद वो टेस्ट करने के लिए यहाँ वहाँ देखता है कि मैं किस चीज़ पर टेस्ट करूँ। और उसके बाद उसे एलडीएस दिखाई देता है, वो स्टिक जो कि उस एंशिएंट मैना कोर के नीचे लगी हुई थी। और वो कहता है कि मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ। और वो कहता है कि मैं इस पर टेस्ट करता हूँ। और वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि बच्चे तूने अभी अभी मुझे वो दिया था, गिफ्ट दिया था, जो भी था, लेकिन मुझे दिया था। और डीन कहता है कि अरे रिसर्च पर्पसेस के लिए वैसे भी अगर हम इसे स्प्लिट कर देते हैं तो बेनिफिशियल होगा। और ब्लैकस्मिथ उसे कहता है कि तू बात करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और ब्लैकस्मिथ उसे कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। उसके बाद डेन एक हल्का सा स्विंग करता है और वो स्टिक तो बीच में बिल्कुल क्लीनली कट हो ही जाती है, जमीन में भी एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। और डेन भी हैरान होता है कि यार इतने हल्के से स्विंग के साथ इतने स्ट्रॉन्ग हथियार को कैसे काट दिया। इस लाइफ को मिलाकर और पास्ट लाइफ को मिलाकर मैंने इतना शार्प, इतना स्ट्रॉन्ग वेपन आज तक नहीं देखा है। और डेन को रियलाइज होता है कि सच में एक बहुत ही अमेजिंग आइटम है। और वो ब्लैकस्मिथ हैरान होता है कि एलडीएस इतना क्लीनली कैसे कट हो सकता है, इसे प्रोसेस करना, इसे काटना बेहद मुश्किल होता है। और वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था, क्रॉस सेक्शन बिल्कुल परफेक्टली कट है। नॉर्मली मैना बहुत ही इरेगुलर होता है, तो मैना ब्लेड से जो कट किया जाता है वो इतना क्लीन तो नहीं होता है। और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्लेड और तुम्हारा ऑरा या फिर तुम्हारा मैना एक हो चुका है। और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और डेन उससे पूछता है क्या सच में? और वो कहता है कि हाँ, और आज से तुम वो इकलौते इंसान हो जो इस स्वॉर्ड को यूज कर पाएगा। एक वन ऑफ अ वन काइंड आर्केनियम स्वॉर्ड जो कि इकलौती है दुनिया में, और वो इकलौते इंसान तुम हो जो इसे यूज कर सकते हो। और डेन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि एक इकलौता ऐसा हथियार है जो मेरे मैना से रिएक्ट करता है। और डेन उसके ग्लो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक पावरफुल कंपेनियन मिल गया हो। अब डेन उसे थैंक यू कहता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि एक बार और इसे शार्प कर दो। और अब ब्लैकस्मिथ उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग नहीं हो, उस आग उगलने वाले मॉन्स्टर को लेकर आओ। हाँ, वो वही छोटा सा मॉन्स्टर। उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एराबेला लेबोरेटरी में, और वहां पर वो अपनी बहन को आर्केना किंगडम का वही एंशिएंट मैना कोर दिखाता है जिसमें एंशिएंट मैजिक है, जहां पर वो उस मैजिक क्रिस्टल के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। और उसके बाद वो उसके मैना को अब्जॉर्ब करना शुरू करता है और धीरे धीरे जैसे उस मैना को अब्जॉर्ब करता है उसके आसपास मैना स्वर्ल करता है और एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होने लग जाता है और उसे महसूस होता है। और डेन कहता है कि हाँ, मुझे महसूस हो रहा है, एक सर्कुलर चीज मेरे हार्ट के आसपास फॉर्म हो रही है। और उसका थर्ड मैना कोर या मैना सर्कल वहां पर बन जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अकेडमी में कुछ हफ्तों बाद, जहां पर वो डिस्कस कर रहे होते टाइम बस ऐसे ही उड़ता जा रहा है। और इस टाइम पर डेन के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक कॉल आता है और वो कहता है कि ये किसका है। डेन उसे उठाता है और सामने से आवाज आती है कि हेलो डेन, काफी टाइम हो गया हमें बात किए हुए, लेकिन मैं कैपिटल की तरफ आ रहा हूँ, क्या हम वहां पर मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और डेन कहते कि ये आवाज थी लायला के बड़े भाई डेलवॉर्ड की। अब यहाँ से एक नया एडवेंचर शुरू हो रहा है जहां पर अब ये उस माउंटेन पर जाएंगे लायला की मदर को ठीक करने के लिए, जिस चीज की जरूरत है वो ढूंढने के लिए। अब यहाँ से नए एडवेंचर शुरू होंगे। नेक्स्ट चैप्टर।